12.5 वर्ष की उम्र में रेखा जी की शादी हुई जी नेमचंद्र जी से। जी। तो उनके जीवन का संघर्ष कैसा रहा वो आपसे जो शेयर करते रहे होंगे, आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बहुत ही दिलचस्प है वो पूरी उनकी यात्रा, क्योंकि बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से थे दोनों ही। पर मेरे पिताजी का रुझान शुरू से, नेमी जी का रुझान शुरू से साहित्य में और पॉलिटिक्स में था। तो वो उसके बारे में बहुत पढ़ा हुआ था और उसकी वजह से एक दिमाग में कल्पना थी कि जो भी पत्नी होगी वो कैसे जीवन साथी होगी इत्यादि। जी पर जब इतनी कम उम्र में शादी हो गई, वो कह नहीं पाए कुछ भी। पर उसके बाद उन्हें लगा कि ये तीसरी क्लास तक पढ़ी हुई, ये तो अनपढ़ हुई, और वो खुद उस समय बीए या कुछ कर रहे थे। तो उनको बहुत ही निराशा हुई। तो अब इस उधेड़ बुन में शुरुआत हुई उनकी जिंदगी की। जी उसमें जो रेखा जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि परिवार रूढ़िवादी है, तो सारे जो नियम कानून हैं कि पर्दा करना है और मतलब कैसे सास की और पति की वो आज्ञा का पालन करना है, उस सब के बीच पति की डिमांड थी कि घूंघट करना छोड़ो, पढ़ो आगे, मास्टर आएगा पढ़ाने। तो उनको दोनों तरफ से सुनना पड़ता था। तो वो बहुत दिलचस्प ढंग से लिखती हैं अपने यादगार में कि कभी कभी ऐसे होता था कि अगर जब नेमी जी घर पे हैं तो मैं घूंघट नहीं करती थी, जब सास ससुर हैं तो करती थी, कभी दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो एक तरफ करती थी। पर डर लगा रहता था कि पता लगेगा तो करूंगी तो नेमी जी डांटेंगे, नहीं करूंगी तो ससुराल वाले डांटेंगे। तो ये इस माहौल से, और फिर जब नेमी जो मतलब पढ़ना वढ़ना भी शुरू किया, पर पढ़ने को लेकर भी बहुत ताने कसे जाने लगे कि अब मास्टर से आंखें लड़ाती है तो मेम बनेगी वगैरह। तो ये सब देख के मेरे ख्याल से तब नेमी जी ने निश्चय किया कि अगर आगे उनको पढ़ाना चाहते हैं और आगे मतलब बढ़ाना चाहते हैं तो इस माहौल से निकलना बहुत जरूरी होगा। तो तब वो लोग दोनों शुजालपुर चले गए अपनी एक मतलब छोटी बेटी को लेके। बड़ी बेटी को अपने मदर फादर के पास छोड़ा नेमी जी ने, और जी छोटी बेटी को लेके शुजालपुर, जहाँ पे सिर्फ एक टीचर की नौकरी थी। मगर वहाँ पे फिर एक तरह का उन्मुक्तता थी, एक तरह मतलब सीखने का मौका बहुत। और लिखती भी हैं उसमें कि कैसे वहाँ पे वो बैडमिंटन खेलती थी, तो ऐसे लगता था कि ये कैसे मैं कर पा रही हूँ, भाग दौड़, सलवार कमीज पहन के। तो जी यही उनको बहुत अचंभा होता था कि वो ये कर पा रही हैं, और बहुत उत्साह। तो बहुत उत्साह से पढ़ती भी रही साथ साथ, और भी काम करती रही। पर जो रियल उनकी इस दिशा में, ये कल्चर की दिशा में जो उनका वो हुआ, वो जब वो लोग वहां से फिर कलकत्ता गए। जी और कलकत्ता में वहां पे इन सब लोगों से जान पहचान हुई, जो शंभू मित्रा वगैरह से। तो उनको जब एक नाटक उन्होंने किया था, वो नवान, बड़ा फेमस नाटक है, थिएटर वाले तो सब जानते हैं। जी जी तो उसका हिंदी एक वर्जन करने का सोचा, क्योंकि उसको बम्बई ले जाना चाहते थे। तो उसका ट्रांसलेशन मेरे पिताजी ने एक छोटा वर्जन किया, नेमी जी ने। और फिर हिंदी बोलने वाले कलकत्ता में बहुत लोग नहीं थे, तो इन जी दोनों से भी उन्होंने बहुत जिद की कि तुम भी उसमें एक्ट करो। कभी इन्होंने दोनों ने एक्टिंग नहीं की, पर किया, और फिर सीखा, बहुत झिझक झिझक के सीखा। जी क्योंकि ये तो वो कल्पना नहीं कर पाती थी कि पुरुषों के संग कैसे ये इस तरह से मैं काम खुल के कर सकती हूँ। जी और उसमें रोल भी उनको वो मिला कि वो बहू है, मतलब उनके पति नेमी जी बने थे उसमें, वो घर की बहू है, जो क्योंकि वो लोग इतने उसमें रह रहे हैं गरीबी में कलकत्ते में आके, कि वो रात को प्रोस्टिट्यूशन करती है, बाहर से कोई अगर बुलाता है तो जाती है। ओ तो वो कह रही थी कि मुझे तो इतनी शर्म आती थी कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं कैसी हूँ, किस तरह की औरत हूँ जो जी रात को
मतलब ऐसे दूसरों से संबंध रखती है। तो ये बहुत मुश्किल से शंभुदा ने समझाया और उनके साथियों ने कि ये नाटक है, कोई नहीं सोचेगा कि तुम ऐसी औरत हो। जी, तो ये सब उनके लिए बहुत बहुत ही नया था और बहुत मतलब जो भी जिस सब सोच से वो पली बढ़ी थी उसके बिल्कुल खिलाफ था वो। असल में आप यादगार पढ़ें तो उसके बड़े छोटे छोटे बड़े मूविंग भी उसके वो किस्से हैं उसमें कि कैसे बिछुआ उतारने को कहा नैनी जी ने जी। और इनके मन में ये था कि अगर मैंने उतारा तो जरूर ही उनको कुछ हो जाएगा। ओह! वो सिर्फ उनके लिए मतलब सुहाग की निशानी जैसी नहीं थी मगर ये कि वो एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है। पर वो बिल्कुल इंसिस्ट किया उन्होंने तो उतार तो दिया। तो अब डांट पड़ी, माँ से भी पड़ी, सास से भी पड़ी, वो तो हुआ ही। पर वो एक बार आगरा में थी और नेमी जी कलकत्ता में थे और वहाँ पे बमबारी की खबर हुई। तो बोली मैं तो इतना रोई कि मुझे पता था कि मैंने क्योंकि बिछुए उतारे तो जरूर उनको कुछ हो जाएगा, वो तो बचेंगे नहीं। ओह! तो ये जो सारी सोच है ना, मतलब मैं जब ये सब सोचती हूँ कि इसका ताल्लुक सिर्फ पढ़ने लिखने और कल्चर करने से नहीं है, जी, पर उस सब से निकल पाना कितना मुश्किल है। तो उसमें बिल्कुल। जाहिर है नेमी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी जिद की वजह से ही वो हो पाया। जी, पर उनकी खुद की भी ये इच्छा कि वो और चीजें करें, वो और आगे बढ़ें, उसके लिए बहुत मेहनत कि घर का भी सारा काम, बाहर का भी सारा काम, फिर पढ़ाई, फिर मतलब सब कुछ जी, वो करती रही। और फिर वहाँ पे उन्होंने नाटक में किया, उसको लेके ये लोग जब बम्बई गए तो बम्बई में उसका प्रदर्शन और दुनिया में देश भर में हुआ, लाहौर वगैरह सब जगह बहुत उसके प्रदर्शन हुए। और फिर वहाँ पे एक कल्चरल स्क्वाड बना इप्टा का जिसमें डांस ड्रामास होते थे, जिसके शांति वर्धन इंचार्ज थे। शांति वर्धन उदय शंकर के जी, जी, मतलब प्रमुख शिष्य थे, तो वो उसके इंचार्ज थे। तो वहाँ पे फिर मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि ये तुम ज्वाइन करो यहाँ। तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बचपन से उनके पिताजी ने बहुत ही मतलब नाराज होते थे अगर वो किसी शादी में एज अ चाइल्ड, मतलब बच्ची के तौर पे भी अगर वो कहीं नाचती हुई दिख जाती थी तो बहुत नाराज होते थे कि ये नाचना गाना मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने बहुत कहा नहीं, जैसे कि ये मैं नहीं करूंगी, तुम और कुछ भी कहोगे तो करूंगी। पर उन्होंने तो जिद पकड़ी कि नहीं करना है। और फिर वो दौर उसमें से कैसे उन्होंने सीखा। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल हुई मगर फिर जब एक बार ठान लिया कि करना है तो फिर वो किया। और वहीं पे उनको ये सब बड़े बड़े लोग मिले जिनसे उन्होंने सीखा उनके कल्चर। मतलब वहाँ पे रविशंकर भी थे, जी, वहाँ पे शांति वर्धन तो थे ही और जो सारे इनके साथी थे नरेंद्र शर्मा इत्यादि। जी, तो उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जो बाद में उन्होंने बच्चों का रंगमंच किया उसमें वो सब चीजें आपको फिर नजर आती हैं। उसकी वो एस्थेटिक्स, उसकी वो परफेक्शन की जी, क्वालिटी, उसकी वो एक तरह की ओवरऑल जो समझ है ना, क्योंकि वो खुद ही संगीत भी देखती थी। मतलब जो भी संगीत निर्देशक रखती थी उसको खुद ही गाइड करती थी क्यों कैसा चाहिए। सारी कोरियोग्राफी खुद करती थी, नाटक खुद लिखती थी, जी, नाटक खुद डायरेक्ट करती थी, कॉस्ट्यूम खुद डिजाइन करती थी। तो ये सब कर पाई क्योंकि उस सब से गुजरी थी और उसमें जो बहुत ही मतलब ऊंची दर्जे के सब लोग थे, बड़े 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 कलाकार उसमें इन्वॉल्व थे इप्टा के समय। हाँ जी, तो उनके अंदर सीखा तो वो ये कर पाई और वो उस तरह का उत्साह जी, और फिर उस एक तरह का आइडियलिज्म भी रहा क्योंकि इप्टा वगैरह से जुड़ी। जी, तो ये आइडियलिज्म भी रहा कि बच्चों के संग करना है मगर ऐसे बच्चों को जरूर उसमें जोड़ना है जिनको ये सुविधा नहीं मिलती। तो आखिर तक वो उनकी संस्था जो उमंग उन्होंने अलग से बनाई जी, ही इसीलिए कि उसमें गरीब बच्चों को वो मौका दे सकें। और हम उसके साक्षी हैं कि जब वो कैसे उनके पास जा जाके उनके घरों में जाके उनके माँ बाप को समझाती थी कि तुम भेजो अपने बच्चे को। कहते थे हमारे काम का नुकसान होगा। जैसे हमारी प्रेस वाली थी वो कहती थी मेरे तो फिर बहुत कम कमाई होगी, ये नहीं करेगा साथ में। तो कहती थी तुम थोड़ा दिन भेजो तो कभी तो उसकी भी खुशी की सोचो। जी, तो फिर कैसे पीछे पड़ पड़ के लोगों से उन्होंने बच्चों को जोड़ा और फिर अपना रंगमंच किया। तो धीरे धीरे तो फिर बहुत आने लगे उस तरह के बच्चे भी। जी, पर शुरू में ये भी और फिर उसमें ये भी था कि जो मिडिल क्लास के बच्चे थे उनके पेरेंट्स कहते थे कि नहीं ऐसे बच्चों के संग कर रही हैं तो हम नहीं भेजेंगे।
तो जी, कहती थी ये आपकी मर्जी है, आप ना भेजें पर मैं तो ऐसा ही करूंगी। तो ये जो सब एक पूरी बहुत बड़ी जर्नी है उनकी, वो उस पुस्तक से आपको मेमोयर से काफी अंदाजा लगता है कि किस ढंग से किन किन चीजों से जूझ के जी। वो उस मुकाम पे पहुंची। मैम, इस बीच आपका बचपन कैसा गुज़रा? आपके घर में किस तरह का माहौल था थिएटर को लेकर? आपकी बचपन की क्या स्मृतियाँ हैं? मेरी बचपन की स्मृतियां अब मैं सोचती हूँ कि हम कैसे सब चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया, क्योंकि हमारे घर में मेरे पिताजी तो साहित्य में इन्वॉल्व थे और साथ में जब दिल्ली आए थे तो संगीत नाटक एकेडमी में 4-5 ही लोग थे, उसके संग उन्होंने ज्वाइन किया। तो जब शुरू हुई संगीत नाटक एकेडमी, जी, तब से उसमें काम कर रहे थे। तो उसमें काम करने का नतीजा था कि सारे जो कलाकार, कम से कम दिल्ली में जो कलाकार थे उन सब से बहुत पहचान हुई। उन्हीं दिनों वो बड़े बड़े सेमिनार्स हुए थे, जी, संगीत का, नृत्य का, थिएटर का। तो देश भर के लोग जो आए तो ये उसमें इन्वॉल्व थे पूरे उसके इंतजाम में। तो सबसे मतलब 1 to 1 एक रिश्ता बना। जी, तो मैं जब छोटी थी तो मेरी बड़ी बहन हाफिज अली खान से, अमजद के फादर से जी मैम। सितार सीख रही थी। मेरी उनसे छोटी बहन रश्मि जी, रश्मि वाजपेयी, वो बिरजू महाराज से डांस सीख रही थी। मुझे भी, मैं माया राव थी, शंभू महाराज की शिष्या, उनके संग नृत्य सीख रही थी। तो जी, ये सारे ये लोग, और फिर 59 में जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बन गया तो उनको संगीत नाटक अकेडमी ने वो किया, डिप्यूट किया कि आप उसके बनाने में, मतलब उसको सेटअप करने में मदद करें। तो जी, उसकी शुरुआत से वो उससे जुड़े रहे, तो रंगमंच के लोग। तो हम जब छोटे थे तो हमारे घर में साहित्यिक गोष्ठियां होती थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी होस्टेस थी, वाह! खाना वाना चाय वगैरह बहुत, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था आना। तो जो ज्यादातर हमारे घर में बहुत होती थी, तो जी, हमने इधर से चलते फिरते वो सब भी, उन लोगों के ठहाके और उन सबके आर्ग्यूमेंट्स वो भी सुने। और मतलब हमारे लिए वो घर के लोग थे, परिवार के लोग की तरह थे। तो भारत भूषण जी तो हमारे मौसा जी थे ही, पर जी, ये सब लोग आते थे, मतलब मोहन राकेश भी घर पे आते थे। मतलब मैं कितने साहित्यकारों का नाम बताऊं। वो सब चलता था एक स्तर पे, और दूसरा संगीत नाटक एकेडमी की वजह से, मेरी बहनों की पहचान की वजह से, नृत्य के भी लोग सब हमारे घर आते रहते थे, संगीत के लोग भी आते रहते थे, थिएटर के लोग भी आते रहते थे। तो मतलब शंभू मित्रा से क्योंकि पुरानी पहचान थी, जो जी, दिल्ली आते थे तो हमारे साथ ही रहे। तो मैं तो ऐसे माहौल में बड़ी हुई जहाँ इन सब कलाकारों को ऐसे जाना जैसे कि वो घर के ही लोग हों। और वाह! मतलब जब जब वो बहुत बड़े बड़े लोग भी बन गए तो ये नहीं मुझे लगता था कि मैं उनसे जाके बात नहीं कर सकती हूँ, अब कैसे पूछूं, अब कैसे कुछ कहूँ। जी, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो संग संग ही बड़े हुए बहुत हम में से लोग। तो ये मुझे तो ये लगता है कि क्या हमने बचपन से जो संस्कार मिले, वो ये नहीं कि किसी ने बैठ के डाले, पर ये इस एक्सपोजर से ही बहुत कुछ बदल गया। जी, मतलब समझ जो होती है या कि सोच जो होती है, वो एक उन लोगों ने, दोनों ने मिलके माहौल ही ऐसा बनाया हमारे घर का कि ये सब चीजें हमारे लिए एक अंडरस्टूड हो गई, बिल्कुल मतलब एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जी। गई। मैम, फिर वो इप्टा से जुड़े। इप्टा से कैसे जुड़े वो और कहाँ पर जुड़े? इप्टा से तो वही कलकत्ते में जो उन्होंने नाटक किया, जी, वो फिर बॉम्बे आया, और बॉम्बे में फिर उसका एक कन्वेंशन था ना, जब इप्टा का फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ, उसके लिए वो नाटक लाए थे। जी, तो लेके गए थे, तो वो इप्टा में तो वही ज्वाइनिंग हो गई, और ये जो कल्चरल स्क्वाड था वो इप्टा का ही था। तो 43 में जी, कल्चरल स्क्वाड का भी हिस्सा बनी, वो नाटक था वो भी किया। और फिर ये लोग 46-47 तक इप्टा में ही रहे। जी, फादर वहाँ पे साथ साथ कोई जर्नल वगैरह में भी मदद करते थे उनके, बहुत सारे चीजों के ट्रांसलेशन में, गाने लिखने में, इन चीजों में भी करते थे। पर उनको ये पसंद था, उनका खास तौर से मन था कि वो
सरोद सीखें। तो वाह। वहाँ पे रविशंकर से वो सीखने के लिए आते थे, तो इसलिए उनको अच्छा लगता था कि वो यहीं रहें, ये जो कल्चरल स्क्वाड है उसमें, तो जी उससे जुड़े रहे दोनों। हाँ। और फिर इलाहाबाद जाके यहाँ पे उसका विघटन सा होने लगा, क्योंकि जब पॉलिटिक्स की वजह से हार्ड लाइनर लोग ज्यादा आ गए पावर जी में, जी तो उनकी इंसिस्टेंस कि हमारी पार्टी लाइन को इसको प्रोपगेट करना चाहिए, उससे बहुत से कलाकार फिर छोड़ छोड़ के चले गए, उन्होंने अपना अपना काम शुरू किया। उसी जी समय के आसपास फिर ये लोग भी इलाहाबाद चले गए, जी और इलाहाबाद में मेरे फादर तो ज्यादा लिटरेचर में इन्वॉल्व रहे, क्योंकि वो तो लिटरेचर के लोगों का गढ़, और वो गए थे शायद वात्स्यायन जी को, उनकी कोई जर्नल निकालना चाहते थे, उसको मदद करने। जी मगर मेरी मदर ने कंटिन्यू किया वहाँ पे थिएटर करना, रेखा जी ने। जी और बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि औरतें यूपी में, सोचिए कि यूपी में औरतें एक्टिंग करें और थिएटर के लिए रात को देर देर तक रुके। बल्कि दिल्ली में कुछ लोग जो इलाहाबाद में थे वो बताते हैं कि जब हमको चाहिए होती थी लड़कियां, तो हम रेखा जी को संग लेके जाते थे कि वो मना पाएंगी पेरेंट्स को, उनको देख के फिर वो भेज देंगे, क्योंकि उनका सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो वो इस तरह के भी बहुत, फिर उन्होंने एक अपना फोक सॉन्ग्स का ग्रुप भी बनाया था, जिसमें मोहन उप्रेती, पंचानन पाठक, ये सब उसका हिस्सा थे। जी तो वो भी बहुत परफॉर्मेंस वगैरह होती थी। तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट तौर पे एक तरह से इप्टा का काम आगे बढ़ाने में रेखा जी ने किया। और पिताजी हमारे नेमी जी तो उसके जॉइंट सेक्रेटरी थे उस समय इप्टा के। तो जब वहाँ पे कन्वेंशन हुआ, शायद जी याद नहीं आ रहा कौन से साल में, तो तब उन्होंने ही सारा इंतजाम किया था, इलाहाबाद में हुआ था वो कन्वेंशन। जी और फिर जब दिल्ली आ गए तो फिर एक तरह से वो टूट सा गया फिर मैम रिश्ता। दिल्ली आके उन्होंने उमंग नाम की संस्था स्थापित की, राइट? हाँ, मतलब नेमी जी तो आए, संगीत नाटक एकेडमी ज्वाइन कर ली। मेरी मदर आई तो पहले उन्होंने उमंग तो बाद में बनाया। पहले उन्होंने, मतलब वो सोच रही थी क्या करें, एक जगह कहीं थिएटर करने की कोशिश की बड़े लोगों का एक्टिंग का, मगर वो उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। जी इसी बीच में कलकत्ते के समर चैटर्जी, जिन्होंने बच्चों का थिएटर कलकत्ते में शुरू किया था, वो दिल्ली में भी एक ब्रांच शुरू कर रहे थे। जी तो उन्होंने इनसे कहा कि तुम करो। इन्होंने कहा मैंने कभी किया ही नहीं है बच्चों के संग काम। तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो, बहुत अच्छा करोगी। तो वो पीछे पड़ के उन्होंने करवाया। और फिर दिल्ली चिल्ड्रन, उस समय वो चिल्ड्रन लिटिल थिएटर CLT कहलाता था जी वो संस्था। तो वो क्या कहते थे कि वो स्कूलों में CLT की एक ब्रांच, मतलब स्कूल के बाद के टाइम में जो लोग ज्वाइन करना चाहें उनको सिखाते थे, और साल में एक फेस्टिवल होता था जिसमें सारे नाटक फिर दिखाए जाते थे। तो जी कई साल तक CLT में करती रही, चिल्ड्रंस लिटिल थिएटर में जी काम। मगर वहाँ पे उनको धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, जब समर चैटर्जी ने छोड़ दिया तो ये फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि कोई भी बहुत बच्चों की मानसिकता समझता नहीं था। तो साधन और कम कम करते जाते थे, और उनका ये मानना था कि बच्चों के लिए सबसे बेहतर एस्थेटिक्स होनी चाहिए। वो जी एक सेकंड रेट एस्थेटिक्स बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे उनके संस्कार बनते हैं। तो इस जी चीज से बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी। और साथ में ये भी कि वो जो गरीब बच्चों के संग काम करना चाहती थी वो कर नहीं पा रही थी। तो तब उन्होंने 79 में उमंग नाम की संस्था बनाई। पर 20 साल की, और उसके बाद भी वो CLT के संग करती रही, जी पर उसके पहले तक वो CLT में ही किया उन्होंने। जी मतलब वो पहले CLT थी, चिल्ड्रंस लिटिल थिएटर, फिर वो दिल्ली चिल्ड्रंस थिएटर बन गई, जी और उसमें काम किया। फिर उमंग संस्था 79 में बनाई, तब फिर उसका जो रूप बना वो जैसा वो चाहती थी। तो कि अच्छे से अच्छे कॉस्ट्यूम्स हो, डिजाइन हो। तो मतलब इप्टा के अपने साथियों को वो जोड़ती रहती थी उसमें। वही लोग, कोई आके मास्क बना देगा, कोई म्यूजिक कर देगा। तो ये सब एक पुराना जो उनका चला आ रहा था, मतलब ग्रुप जैसा बन जाता है ना, जो लोग जी उसी से निकले हैं, उसी एस्थेटिक्स को समझते हैं। तो काफी साल तो उसी तरह चला, फिर धीरे धीरे और लोग भी तैयार हुए।
ऐसा। और उन्होंने उमंग में बच्चों के लिए नाटक भी लिखे, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ हाँ, वो जी। शुरू से ही उनको लिखने पड़े, क्योंकि बच्चों के लिए जिस तरह का काम, उनकी जो अपना प्रशिक्षण था वो संगीत नाटक टाइप था, मतलब नृत्य नाटिका टाइप, जी। है ना, जो वहाँ कल्चरल स्क्वाड में कर रही थी वो। तो वो बच्चों के संग भी, और उनको ये भी मानना था कि बच्चों को ज्यादा याद रहता है अगर एक तरह के छंद में जी। डायलॉग्स होते हैं। तो इस वजह से वो जो उनका काम का नेचर था, उसमें डांस म्यूजिक, उनको ये भी लगता था कि बच्चों को जोड़ना है, तो अलग अलग तरह की टैलेंट के बच्चे हैं, तो जी। अगर उस नाटक में तीनों तरह की, चारों तरह की चीजें हैं, तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग ढंग से जोड़ पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे एक्टिंग नहीं कर पाते हैं या जी। डरते हैं, तो उनको फिर डांस में डाल दिया या कुछ और ग्रुप में कर दिया, इस तरह का वो करती थी। तो इसलिए उनका थिएटर जो था वो इन तीनों चीजों का मिश्रण था, थिएटर, डांस और म्यूजिक। तो उसके लिए नाटक बहुत नहीं थे। जी। तो फिर उन्होंने जब सीएलटी में ही थी तभी बहुत से नाटक लिखना शुरू कर दिया था। जी। और फिर उमंग के लिए तो खैर हर साल लिखती ही थी वो एक नए नाटक, कुछ पहले के करती थी, अगर नहीं लिख पाती थी नहीं तो हर बार ये उनकी सोच शुरू हो जाती थी, जैसे एक साल का खत्म हुआ कि अब अगले साल किस विषय पे करूं। और जी। यही तरह के विषय की जहाँ पे बच्चों को कुछ मतलब नया सीखने को मिले, ऐसे मतलब उसका एक कोई ये जरूर है कि जिस तरह से वो काम कराती थी उसमें तो बच्चे बहुत खेल खेल में सीख जाते थे जो भी सीखते थे, जी। पर फिर भी उसमें जो प्रदर्शन था उसमें बहुत परफेक्शन होता था, क्योंकि वो इस पर बहुत इंसिस्ट करती थी कि गलती, मतलब इन कॉस्ट्यूम में अगर एक धागा भी कहीं लटक रहा है तो कॉस्ट्यूम वालों पे बहुत नाराज होती थी कि कैसे ये लटका हुआ रह गया। तो जी। ये उनकी शिक्षा ही ऐसी थी उनकी, इप्टा में जब थी। जी। तो इस वजह से वही एक तरह का परफेक्शनिज्म, और बच्चों ने भी देख देख के बच्चे भी सीखते थे इससे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी कर लें, कैसे भी, मतलब कॉस्ट्यूम लटक जाए इधर से उधर से। जी। तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते थे ये सब चीजें। तो उस दौरान में उन्होंने हाँ नाटक भी लिखे, बहुत सारे लिखे, बल्कि अ, एक मैम। कलेक्शन है उनके नाटकों का। हाँ जी। देखिए। आज के दौर में क्योंकि खेल कूद की जगह और कहानियों की जगह मोबाइल फोन्स ने ले ली, और हम्म बच्चे अब पूरा वक्त उन्हीं में मसरूफ रहते हैं, मोबाइल फोन्स में। अब खेलने का भी वक्त नहीं है। तो हम्म बच्चों का रंगमंच, क्योंकि आप भी करते हैं, लगातार कर हम्म। रहे हैं, बच्चों का रंगमंच कितना जरूरी है? क्या उसकी जरूरत है हमारे मुझे स्कूल्स लगता है में? कि बच्चों का रंगमंच सबसे ज्यादा जरूरी है, बड़े कर पाए न कर पाए, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी विधा है जो अ, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है बच्चे का। जी। जो चीजें हम एजुकेशन में ढूंढते हैं ना कि शिक्षा में क्या मिलेगा, जी। वो सब कुछ रंगमंच की प्रक्रिया से जब आप गुजरते हैं वो सब आप सीखते हैं। बल्कि मेरी दिलचस्पी थिएटर इन एजुकेशन में बनी, और मैं जब डायरेक्टर थी तो वहाँ पे थिएटर इन एजुकेशन की शुरुआत की, वो इसीलिए कि मेरा अपना अनुभव था कि मैंने जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग की, उससे पहले मैं बहुत, मतलब शर्मीली, और कॉन्फिडेंस नहीं था कुछ भी, मतलब कह पाने का, कर पाने का। पर वो उस 3 साल में जो तरीका था करने का, और जो इस विधा का कमाल है, ज्यादातर तरीका करने का, कि आपको मतलब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे कोई भी चैलेंज मिलेगा मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ, जी। क्योंकि वो विधा ऐसी है कि आपको इतने सारे लोगों के संग हर समय काम करना होता है। हर समय कोई ना कोई अप्रत्याशित चीज हो सकती है कभी भी, और उसको बिल्कुल। उस समय हैंडल करना ही होता है। और जी। फिर इतने सारे पहलू रंगमंच के खुद हैं जिनके बारे में जब आप सीखते हैं तो एक तरह की टोटलिटी में चीज को देखने की आपकी मतलब नजर और तैयारी बनती है। तो जो जिस तरह मतलब जैसे मेरे पर्सनालिटी में बदलाव आया उसके बाद से मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता था कि बच्चों को शुरू से रंगमंच मतलब करना इतना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया,
जी, मैं एक्टिंग नहीं की मैंने, मगर जो उस प्रक्रिया से गुजरने से जो आप सीखते हैं, जो आप चॉइसेस करना सीखते हैं, जो आप अपना निर्णय लेना सीखते हैं, जो एक ग्रुप के संग कैसे अपने आप को आप हैंडल करेंगे या लीडरशिप कैसे करेंगे, ये सीखते हैं। उम, लोगों के सामने परफॉर्म, लोग जो एक्टर को जो सीखने को मिलता है कि करना है, तो स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में आप कैसे काम करते हैं, और जानकारी आपकी कितनी वैरायटी या विस्तृत जानकारी की जरूरत है जी, कर पाने के लिए। और ह्यूमन रिश्ते, मतलब कोई भी आप चीज सोचिए जो एजुकेशन से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जी, वो सब रंगमंच रंगमंच उसके लिए आपको तैयार करता है। तो मैं बहुत ही मतलब शिद्दत से महसूस करती हूँ कि बच्चों के लिए रंगमंच बिल्कुल शुरू से, पहले दिन से उनके स्कूलों में भी होना चाहिए, स्कूलों में ही होना चाहिए बल्कि, क्योंकि जी, स्कूल वैसे और इतना भर गया है, समय उसमें लेने लगे हैं कि और समय तो मिलता नहीं बच्चों को। पर न सिर्फ ये कि वो उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, पर ये कि वो एजुकेशन को ज्यादा होलसम बनाएगा। तो हमने जैसे थिएटर एजुकेशन या कि ड्रामा एजुकेशन, ड्रामा इन एजुकेशन कहते हैं उसको, जिस जी, तरफ काम किया, अब उमंग के जरिए कर रहे हैं उस काम को, कि कैसे विषयों को पढ़ाया जा सकता है, अलग अलग विषयों को, चाहे वो हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, लिटरेचर है, इनको कैसे पढ़ाया जा सकता है रंगमंच की टेक्निक्स को, टूल्स को इस्तेमाल करके। और जी, वो टूल्स इस्तेमाल करके बच्चा न सिर्फ बहुत मजे मजे में वो सब सीखता है, पर बहुत गहराई से सीखता है, गहराई से महसूस करता है, जो भी वो पढ़ रहा है जी, उसको वो अपने संदर्भ में समझ पाता है। जी, और जब ऐसा होता है तब फिर वाकई उसमें एक तरह की एजुकेशन है, क्योंकि वो जो पूरा प्रोसेस है ड्रामा इन एजुकेशन का, वो बच्चों के जरिए, मतलब बच्चे खुद ही उसको लेसन को एक्सप्लोर करते हैं। उसमें उनको कहना नहीं पड़ता कि तुम्हें करना है, कोई उनको होमवर्क नहीं दिया जाता, मगर वो जो रोल प्ले का तरीका है कि भाई आप एक्सपर्ट हैं, आपसे अभी आके अकबर पूछेगा कि मैं कैसे अपने राज्य को ठीक करूं, तो थोड़ा सा सोच लीजिए कि क्या पॉइंट्स देंगे आप, कि जी, आजकल बहुत कम्युनल लो हो गया है माहौल, तो वो जी, कैसे हैंडल करे, वो आपसे पूछना चाह रहा है। आप लोग तो समझदार लोग हैं, तो जी, बच्चे फिर वो दे पुट देमसेल्व्स इन दैट पोजीशन, और वो उसको बताते हैं कि मतलब जब कोई बन के आता है अकबर की, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी। और आप आश्चर्य करेंगे कि चौथी पांचवी क्लास के बच्चे भी जो जो सजेशन देते हैं वो हम आप ना सोच पाए अरे! आज के जमाने में। तो ये जो पूरा एक रोल प्ले का तरीका है जिसमें कि वो सीख भी गए, और वो खुद सोच के सीखे, उन्होंने अपने माहौल में जो देखा उसको अप्लाई करके सीखे, है जी, ना। और जो अपने आसपास देख रहे हैं गड़बड़ हो रहा है उसको देख के, कि कैसे लोगों ने औरों ने सॉल्व किया वो देख के, उससे वो सॉल्यूशंस निकालते हैं, और उसी से लेसन पूरा धीरे धीरे, अलग अलग तरीके हैं उसके कि कहाँ कैसे हैंडल करना है, कहाँ उनको ज्यादा जी, अंदर सोचने की जरूरत है, कहाँ डिसीजन लेने की जरूरत है, कहाँ क्रिटिकल फैकल्टी डेवलप करने की जरूरत है। जी, तो वो एक तरीका है जिससे बच्चा ही एंजॉय एजुकेशन। जैसे हमने अपनी ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग में मजा आता था हमको, हम यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अब अगली क्लास में क्या होगा, जी, क्योंकि जी, उसमें हमको सोचने को मिलता था। हमसे पूछा जाता था कि तुम्हें क्या लगता है कि मोहन राकेश का कालिदास जो है वो मतलब उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है। हमने कभी स्कूल में कॉलेज में ये सब सीखा ही नहीं कि हमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हें क्या लगता है, तो ये बताया जाता था ये क्रिटिक पढ़ लो, वो जी, क्रिटिक पढ़ लो। तो मतलब पहली बार जब खुद सोचना पड़ता है शुरू में डर लगता है, मगर धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारी बात भी इतनी इरेलीवेंट नहीं, हम भी सोच सकते हैं। जी, और ये जो एक सेंस है कि हम कर पा रहे हैं, जो बच्चों को भी मिलता है जब हम इस तरह से लेसन उनको करवाते हैं कि हमने सॉल्व किया, हमने जवाब निकाला, जी, वो वो असली ट्रेनिंग, वो असली एजुकेशन है, वो उनको कॉन्फिडेंस देता है।
वो उनको दूसरों की सुनने की ताकत देता है, वो उनको दे लर्न अबाउट लाइफ। या और वो कैसे एक सब्जेक्ट तक नहीं सीमित रहता, मगर वो विस्तृत हो जाता है, उसमें सब चीजें अप्लाई करती हैं। जी जी अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, साइकोलॉजी भी आ जाती है, सोशल साइंस भी आ जाती है, जी सिविक्स भी आ जाती है, सभी कुछ आ जाता है। जी। तो ये जो एक इंटर रिलेशनशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल बहुत सारे ऐसे रंगकर्मी हैं मैम, जो थिएटर इन एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, जो कि जी। खासकर छोटे शहरों से आते हैं। तो हम्म। हम लोग कैसे थिएटर इन एजुकेशन में काम करना शुरू कर सकते हैं? शुरुआत कहाँ से करें इसको लेकर? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये अनफॉर्चुनेटली एक तो इस विषय को लेके बहुत कंफ्यूजन है। जी जैसे हमने जब ड्रामा स्कूल में शुरू किया इस तरह का, पहले कहीं नहीं था पूरे देश में। जब शुरू किया तो मगर दिस वाज मोर परफॉर्मेटिव, कि बड़े लोग बच्चों के लिए नाटक परफॉर्म करेंगे जी और ऐसे नाटक परफॉर्म करेंगे जिससे उनको कुछ शिक्षा मिले। हाँ। जी फिर तो ये एक उसका, क्योंकि ड्रामा स्कूल कर रहा था जहाँ पे थिएटर का फोकस है, तो वो परफॉर्मेंस पे ही उसका जोर था ज्यादा। हालांकि हर समर में बच्चों के संग वर्कशॉप होती थी, तो उसमें हम जोड़ते थे नए नए लोगों को जो भी दिलचस्पी लेते थे। तो कंडक्ट करने के लिए हम एक जो सीखा हुआ है एक्सपर्ट और एक ऐसा जो सीखना चाहता है उसको जोड़ते थे हर वर्कशॉप में। तो जैसे अगर 8 जगह वर्कशॉप हो रही है तो 8 नए लोग जुड़ते थे और वो उस प्रक्रिया को देखते थे कि कैसे करवाया, जो भी करवा रहा है बच्चों के साथ काम। जी तो उसकी अलग थी, उसमें नाटक करने पे इतना जोर नहीं था थिएटर इन एजुकेशन वाले में। जी पर ये था कि वो कैसे अलग अलग स्तर पे बच्चा सोच पाए, खुद अपने बारे में सोच पाए, फिर परिवार से वो क्या रिश्ता बनता है उसका, उसके बारे में सोच पाए, फिर समाज स्कूल से क्या रिश्ता बनता है उसको लेके उसके दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं, उसको समझ पाए। और फिर समाज को लेके जो एक विस्तृत संदर्भ में, और फिर उसको लेके जो भी वो इस दौरान इम्प्रोवाइजेशन वगैरह करते थे उसका प्रदर्शन होता था। तो वो एक प्रक्रिया थी जिसमें सीखना संभव था। जी अब कुछ अनफॉर्चुनेटली शायद इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो उसका स्तर थोड़ा गड़बड़ा गया। तो अब मैं नहीं कह पाऊंगी कि वहाँ पे ज्वाइन करके सीखें, जी पर शायद शायद सीख पाए, मुझे ठीक से मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं। पर जो मैं लोगों से सुनती हूँ वो ये कि कुछ बहुत उसमें सोच समझ के नहीं हो रहा है, मुझे जी मालूम नहीं है। मगर उसके बारे में उसमें जो है, जो जो फोकस उस समय था, जो जिस ढंग से काम किया जाता था और उस प्रोसेस को ध्यान में रख के कि हम कैसे बच्चों को ज्यादा इक्विप करेंगे, एम्पावर करेंगे, वो अब कितना होता है ये मुझे ठीक से पता नहीं है। जी नहीं तो वो एक तरीका था कि जुड़ पाए लोग। फिर हमने एक त्रिपुरा में एक सेंटर शुरू किया था जो कि सिर्फ थिएटर इन एजुकेशन की ट्रेनिंग के लिए था, 1 साल का कोर्स जी था वो। तो वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, मतलब उससे बहुत अंदाजा, बच्चों के संग थिएटर कैसे किया जाए, बच्चों के संग क्लासरूम में थिएटर कैसे किया जाए, बच्चों को थिएटर कैसे पढ़ाया जाए, और ये प्रोसेस ड्रामा इन एजुकेशन कैसे किया जाए, इन जी सब की ट्रेनिंग देता था वो। हाँ जी मगर अब उसका भी मेरे ख्याल से जो रुझान है वो थिएटर ट्रेनिंग, जनरल थिएटर ट्रेनिंग की तरफ होता जा रहा है रादर देन थिएटर इन एजुकेशन। जी तो इसलिए अब वो भी शायद जगह नहीं है। मुझे इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ सीखें। मैम पर ऐसा उमंग। ही कोई सीनियर काम कर रहा हो तो उसके संग, हाँ हम लोग करते हैं बीच बीच में छोटी वर्कशॉप, पर हमें इतने लोगों का पता नहीं है कि कौन दिलचस्पी रखता है नहीं रखता। नहीं तो हम करना चाहेंगे, खासतौर से ये जो हमारा प्रोसेस ड्रामा वाला है, जी इसकी हम थोड़ी लंबी वर्कशॉप्स करना चाहेंगे कि लोग सीखें कि अगर ये इस ढंग से हमें स्कूल में काम करें, स्कूलों में, जी तो जो विषयों की पढ़ाई है वो कितनी और दिलचस्प हो जाए। तो मतलब फिर जो लोग सीखें वो स्कूलों में अगर ड्रामा टीचर बने तो ड्रामा तो कराएंगे,
मगर उसके संग संग विषयों को पढ़ाने का और टीचर्स के संग जुड़ के जी वो उनको तरीका सिखा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये करें। अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं तो अगर 15-20 लोग कहें कि जी हम चाहते हैं कि वर्कशॉप, तो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल 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 मैम। हम्म, हम्म। तो हमें बताइएगा कि अगर ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि एस हफ्ता भर की हो, 10 दिन की हो, जी तो हमारे जो इस मेथड में ट्रेन लोग हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हम करें, इसको आगे बढ़ाएं। जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैम जो कि थिएटर इन एजुकेशन में काम करना चाहते हैं। हम्म, इनफैक्ट इसको लेकर अभी मैसूर में काम होना शुरू हुआ है। वहाँ हाँ, पर राकेश जी कर रहे हैं, राकेश राज। हाँ, हाँ, और प्रसन्ना जी का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ एजुकेशनल थिएटर। हाँ, हाँ, तो वहाँ पर इस तरह की 15 या 20 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं। अच्छा। तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि उमंग मैं इसको लेके अभी क्या कर हाँ, रहा है, थिएटर इन एजुकेशन को लेके। नहीं, हम तो अभी थिएटर एजुकेशन को लेकर सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम जहाँ भी संभव हो टीचर ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं, जी जिसमें कि वो ये मेथड को थोड़े इससे वाकिफ हों। सिखाने में तो समय लगता है, बहुत बिल्कुल। और उतना समय टीचर्स के पास नहीं होता। तो जी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जी वो उनमें दिलचस्पी अगर जगे तो हम जो एक सस्टेन्ड 2-3 महीने रेगुलर क्लासेस वगैरह हों और वो यंग टीचर्स सीखें, तब जी शायद अंतर पड़ सकता है कि वो एक एजुकेशन का तरीका धीरे धीरे करके बदले। अभी जी तक ऐसा मतलब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हमको मिला नहीं है। हम बहुत कोशिश की, पर यही सब लोग एग्जाम की धपसक में जी जुटा नहीं पाते हिम्मत की इसमें टाइम लगाएं। जी पर जी हम हाँ ये वर्कशॉप्स करते रहते हैं, पर वो मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री इसलिए नहीं है कि अल्टीमेटली उसका कुछ हमें पता नहीं चलता कि कितना यूज कर पाए लोग। जैसे जी हमने सबसे पहले तो जब ये मेथड इवॉल्व किया तो एनसीईआरटी के संग मिल के किया, और एक वर्कशॉप की थी, करीब 50-60 टीचर्स आए थे उसमें, देश भर के ये जो नवोदय स्कूल्स हैं उसके। तो जी वो मैम 6 दिन की दिन भर वाली वर्कशॉप थी, मतलब फुल डे। जी तो उसमें टीचर्स बहुत एक्साइट हो गए कि हाँ ये बहुत अच्छा तरीका, हम ये करेंगे। पर ये इतनी जल्दी सीख नहीं पाते हैं, जब वो जाके करने लगे तो फंस जाते हैं बच्चे। ने कुछ और ढंग से रिस्पॉन्ड किया तो उन्हें जी नहीं समझ आता, तो इसका उसका फॉलो अप की जरूरत है, या कि एक सस्टेन्ड टीचिंग की जरूरत है। तो वो कर पाने का मौका नहीं मिल रहा कहीं भी। जी तो वो मगर इसीलिए हमको लगता है कि हम चाहे 10 दिन की करें, पर जी करें, और फिर उसके बाद जब लोग जाके वापस पढ़ाएं और कोशिश करें क्लासरूम में, और फिर जो समस्या हो तो वापस आए, हम एक फॉलो अप वर्कशॉप करें कि जी कैसे ये समस्याएं जो आई इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये चाहते तो हैं, पर अभी कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। पर हाँ बहुत जगह वर्कशॉप्स, टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स या बच्चों के संग जाके वर्कशॉप्स वो सब तो की हैं, अलग अलग विषयों पे की हैं। जी हिस्ट्री में की है, सिविक्स में की है, लिटरेचर में की है, मतलब जी भाषाओं की ट्रेनिंग में की है। हाँ तो वो तो काफी प्रभावित होते हैं लोग, और बच्चों को तो मजा ही आ जाता है। उनको वो अभी भी मुझे मिलते हैं, कोई 10 साल पुराने भी स्टूडेंट्स बच्चे, तो कहते हैं कि हम आप लोग आए थे और आपने वो लेसन किया था, हमको अभी तक याद है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी आपाधापी में उनको वो भी याद है अभी तक। तो लगता है कि हाँ है सच में बहुत यूजफुल मेथड। पर अभी, और फिर अभी तो बिल्कुल और भी एजुकेशन से ध्यान हट गया है लोगों का, तो जी कैसे होगा नहीं होगा पता नहीं। जी कहना बड़ा मुश्किल है। तो जरूर कहना चाहूंगी कि अगर लोग जो भी सुन रहे हैं उनकी दिलचस्पी थिएटर एंड एजुकेशन में है, तो वो हमें लिखें। हमारे पास जैसे ही कुछ ऐसे एक बॉडी ऑफ पीपल होता है तैयार, तो हम उनके लिए वर्कशॉप्स करने को बहुत
बहुत खुशी से करेंगे। उमंग रेखा जी का ये सपना था। जी। और मैंने जब थिएटर इन एजुकेशन शुरू किया तो मेरा ये सपना था कि हर स्कूल में इसी ढंग से पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें जी। थिएटर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो अगर ये हो पाता है तो मुझे लगेगा कि हाँ, कुछ कंट्रीब्यूशन हम कर पाए, जी, या बिल्कुल कि संभव कुछ हो पाएगा मैम। बच्चों की जिंदगी में। तो जरूर हमको बताएं। मैं उमंग के नाम से, अगर आप लोग उमंग चिल्ड्रंस थिएटर नाम से वेबसाइट ढूंढेंगे तो वहाँ पे, हमारी वेबसाइट पे भी जाएं, उससे कुछ अंदाजा लगेगा कि हम किस तरह का काम करते हैं, क्या क्या काम किया है। जी। उमंग चिल्ड्रंस थिएटर नाम है उस वेबसाइट का। जी मैम। ठीक है। जी, आज के जो यंग लोग हैं वो रेखा जी से क्या सीख सकते हैं, मतलब क्योंकि यंग लोगों को वहाँ तो सेल्फ एक तो सेल्फ हेल्प हाँ, किताबों में फंसे हुए हैं और अपने मोबाइल एक फोन्स तो में उनकी फंसे हुए हैं। जिंदगी से ही सीख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही रूढ़िवादी परिवार में पला हो और जिसने 3 क्लास तक पढ़ाई करके छुड़वा दी गई हो, और वो भी महिला, जिसके जी। ऊपर बाद में भी समाज के बहुत बंधन रहते हैं, उसके बावजूद उनका ये संकल्प ही है कि वो घर का सारा काम संभाल के ये सब उन्होंने अपनी जिंदगी में किया। और बहुत ही विस्तृत दायरा है, मैं ये सब यहाँ गिना भी नहीं पाऊंगी कि उन्होंने जी। क्या क्या तरह के काम किए। सिर्फ बच्चों के थिएटर का ही नहीं किया, पर मतलब फोक सॉन्ग्स में उन्होंने बहुत काम किया। ये अलग अलग तरह फोक सॉन्ग का खास तौर से उनकी दिलचस्पी थी बहुत। उन्होंने देश भर में घूम घूम के इकट्ठे किए और उस पर बहुत से फीचर्स रेडियो के लिए, टेलीविजन के लिए वो जी। सब तैयार किए। इसी तरह से क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि उन्होंने सीखा था, तो क्लासिकल म्यूजिक पर उन्होंने लिखा बहुत विस्तृत ढंग से। बहुत अलग अलग विषयों पर उन्होंने लेख लिखे चारों तरफ, जी। बहुत से जर्नल्स में। तो मतलब बहुत लार्ज स्केल पर वो कुछ न कुछ जुटी ही रहती थी किसी न किसी काम में। और ये सब जब पूरे परिवार का सब काम भी संभालती थी। तो जी। ये मुझे लगता है एक तो इसी से सीख सकते हैं कि आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि उनके काम से जो सीखने की बात है वो ये कि इसमें भी कि एक तो ये कि बहुत एक तरह का बच्चों के काम को एक सेकेंडरी काम न माने। बच्चों के संग काम करना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, जी। जिसमें क्योंकि वही नींव है, उसी नींव पे वो बच्चा आगे बढ़ेगा। जी। तो वो ये मानती थी कि बड़ों के रंगमंच पे जो ध्यान दिया जाता है या खर्चा होता है या कि सोच उस पे जाती है, उससे कहीं ज्यादा सोच बच्चों के रंगमंच में जानी चाहिए। जी। और कहीं ज्यादा साधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि बच्चों के संस्कार पुख्ता बने जी। और उनमें कॉन्फिडेंस आए। तो ये भी सबको ध्यान रखना चाहिए कि इट्स नॉट अ सेकेंडरी एक्टिविटी। और हर काम में एक तरह का परफेक्शन जो भी करें उसमें आप प्राइड लें कि हम ये मैंने किया, और इसको देख के मतलब किसी को भी खुशी हो कि जी। आपने किया। और एक मतलब एक विजन है, जैसे कि उनका ये विजन था कि वो गरीब बच्चों को जोड़ेंगी। तो इतने लोगों ने उनको ये कहा कि आप कहाँ जंगपुरा में या कि यहाँ प्रीत विहार में करती हैं, आप श्री राम सेंटर में करें तो कितने बच्चे आएंगे और उमंग को पैसों की भी कमी नहीं होगी। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसीलिए शुरू ही नहीं किया उमंग। मुझे ऐसी जगह ही करना है जहाँ गरीब लोग अपने आप आ पाए चल के। मैं वहाँ श्री राम सेंटर में जाऊंगी तो कौन आएगा गरीब बच्चा। जी। वहाँ पे जिनके पास गाड़ी है वो तो छोड़ जाएंगे अपने बच्चों को, पर दूसरे कैसे आएंगे। तो उन्होंने किया ही नहीं कभी। तो यही जी। मैं कह रही हूँ कि ये अपने विजन को फॉलो करने की एक जिद भी होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल। एक हिम्मत भी होनी चाहिए। तो वो उन्होंने किया। हम लोग भी बीच बीच में कहते थे कि बस अब हो गया बहुत दिन, अब वहाँ करो तो कम से कम ज्यादा लोग जुड़ेंगे। उन्होंने नहीं माना। तो नहीं, मेरा ये विजन ही नहीं था, तो इसलिए तो मैं नहीं करूँगी। जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स का बड़ा वो होता था प्रेशर, क्या आप ऐसे बच्चों को ले रहे हैं तो हम नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने नहीं गिव इन नहीं किया इसको। तो जी। मुझे लगता है कि ये सीखा जा सकता है।
उनके जीवन से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।